नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हमारे पॉलिटी के एमसीक्यूज के सीरीज में अभी आप हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विधानमंडल, जिसके अंतर्गत हम विधान परिषद का क्वेश्चन और उससे संबंधित डिस्कशन कर चुके थे। आज विधानसभा के बारे में बात करनी है। अपने लास्ट क्लास में अपन 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे, है ना? हाँ, 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे। देखिए, ये जो सीरीज है ये कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज है, जिसमें आप पूरे एमसीक्यूज देखेंगे, हर टॉपिक से एमसीक्यूज देखेंगे, है ना? छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर पूरा डिस्कशन किया जाएगा, जिससे आपका उस टॉपिक का, उस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, केवल आंसर बस नहीं बताए जाएंगे, पूरा एक डिस्कशन होगा जिससे आपको समझ में भी आए, आपके डाउट्स भी क्लियर हों और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। इसी फॉर्मेट में हमारा ये सीरीज चलते आ रहा है। हमारे इस सीरीज के लगभग 25-26 वीडियो हो चुके हैं, अभी कुछ ही बचे हैं, क्योंकि अभी हम राज्य की सरकार पढ़ रहे हैं, राज्य का विधानमंडल पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक और बचे हैं, फिर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ये सीरीज दोस्तों आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, आपको पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम समय में आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज करके अपनी तैयारी करनी है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको डिटेल में भी तैयारी करनी है तो इस सीरीज के माध्यम से हो जाएगी, क्योंकि हम इतना डिस्कशन इसमें करते हैं। तो चलिए बिना समय लेते हुए आज के क्लास को चालू करते हैं। 15 क्वेश्चन तक हो गया था। 15वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रबंध करता है? विधानसभाओं का निर्वाचन बताइए दोस्तों, विधानसभा की बात कर रहे हैं ना? विधानसभा का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, यह बात कही जा रही है। ठीक है, ये बता दिए थे। आपका अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा बोल रहा है, विधानसभा की संरचना के बारे में कहा गया है कि विधानसभा कैसे बनेगी, है ना? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना की बात की गई है। तो संरचना मतलब विधानसभा बनेगी कैसे? बनेगी कैसे? चुनाव के द्वारा। आप लोग वोट डालते हो विधायकों का, तो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके बारे में विधानसभा की संरचना, है ना, कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 170 में। चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको न्यूनतम कितने आयु वर्ष का होना चाहिए? देखिए, विधानसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष, है ना? 25 वर्ष। ठीक है, एक बार सभी का आयु देख लेते हैं, है ना? राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति आपको पता है कितना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी कितना है? मिनिमम आयु 35 वर्ष। उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा का कितना है दोस्तों? 30 वर्ष। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा का कितना है? लोकसभा का 25 वर्ष। उसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद का कितना है? राज्यसभा जैसे 30 वर्ष। और विधानसभा का आयु वर्ष कितना है दोस्तों चुनाव लड़ने का? यह है 25 वर्ष। और आपको नगरीय निकाय, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ये सभी आयु हैं।
है ना, सीक्वेंस में देख लो, आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की, और नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष की। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी 25 वर्ष होना चाहिए। किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? आपको पता है कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 500। न्यूनतम कितनी होती है? 60। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? ये पूछ रहा है विधायकों का चुनाव कौन करवाता है? विधायकों का चुनाव करवाता है दोस्तों कौन? भारत का निर्वाचन आयोग, है ना। हमारे यहां अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का बात कहा गया है, तो भारत का निर्वाचन आयोग किसका किसका? संसद, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, उसके बाद आपका संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, इन सब का चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपका जो सांसद होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है, उसके बाद आपका विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, उसके बाद राज्य का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय, नगर निगम का, नगरीय निकाय और गांव ग्राम पंचायत, है ना, और ग्राम पंचायत, ये दोनों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जो हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग है वो नगरीय निकाय का, सबसे बेसिक जो आधारभूत इकाई है लोकतंत्र की, उसका चुनाव करवाता है। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत मतलब डायरेक्ट ग्राम पंचायत समझ लो, ठीक है, नगरीय निकाय मतलब आपका नगर निगम पार्षद लोग का चुनाव कौन करवाता है? ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, और केंद्र का निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है? संसद, सांसद लोग का, विधायक का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था टेट के पेपर में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए निर्भरता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? इसमें बोल रहा है दोस्तों कि, इसमें बोल रहा है कि राज्य का विधानमंडल, है ना, राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल में दो लोग आते हैं, क्या? विधानसभा, विधानसभा, और क्या आएगा? विधान परिषद, विधान परिषद, है ना। एक और कौन आएगा इसमें? राज्यपाल। कौन आएगा? राज्यपाल। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि कोई आदमी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है या नहीं है? कोई आदमी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्य है या नहीं है? कहीं कोई गलत आदमी तो सदस्य नहीं बन गया है, गलत तरीके से तो सदस्य नहीं बन गया है। इस चीज का जांच कौन करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा? कौन जांच करेगा और किस निर्णय अंतिम होगा? कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल किसके किसके सहायता से करेगा? राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? ठीक है, राज्यपाल करेगा किसके? निर्वाचन, निर्वाचन आयोग की सलाह से। ठीक है, आयोग की सलाह से। देखिए, कोई मान लो कोई आदमी विधानसभा का सदस्य बन के आया और उसके 25 साल की आयु पूरी नहीं हुई है, और कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये आदमी की तो 25 साल की आयु पूरी नहीं हुई है, इसको विधानसभा का सदस्य कैसे बना दिए? तो ये मामले की जांच करेगा कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल जांच करते समय सलाह किससे लेगा? निर्वाचन आयोग से। और निर्वाचन आयोग के सलाह के अनुसार क्या करेगा? अपना निर्णय देगा कि ये आदमी 25 साल का है या नहीं है, इसको विधानसभा में बैठा के रखना है या नहीं रखना है ना। और जो जो निर्णय राज्यपाल करेगा वो अंतिम होगा। राज्यपाल चाहे तो उसको विधानसभा से बाहर निष्कासित भी कर सकता है या रख भी सकता है, उसका निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के योग्यता संबंधी बात आती है तो उसका भी निश्चय राज्यपाल करता है। और किसके सलाह से करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? बताइए। आपको पता है कि आपके विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा जी? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहती तो अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद के तुरंत रिक्त कर देगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिए। इसमें बोल रहा है विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद त्याग कर देगा, ठीक है। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन हो जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना। अपन लोकसभा में पढ़े हैं इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे ही फॉर्मेट में विधानसभा चलता है। देखिए पहला कथन सही है, ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल एक, है ना। अब सुनिए बात को, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तभी रहेगा जब वो विधानसभा का सदस्य रहेगा। जो आदमी विधानसभा का सदस्य है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहेगा, या ये बोल सकते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन आप ये भी पढ़े हो कि कोई मंत्री या कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बिना विधानसभा के सदस्य रहे 6 महीने तक रह सकता है और 6 महीने के अंदर उसको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। मंत्री रहने के लिए, प्रधानमंत्री रहने के लिए 6 महीने तक आपके पास समय है सदस्य बनने का, ठीक है। आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं है, वो बिना सदस्यता के भी 6 महीने मंत्री पद पर रह सकता है। पर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए यह चीज लागू नहीं होती। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए आपको एट अ टाइम विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो वो जो मंत्री पद के लिए 6 महीने वाला नियम है वो विधानसभा अध्यक्ष और सदस्य के लिए लागू नहीं होगा। तो एक चीज याद रखो मेरे दोस्तों कि विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनने के लिए आपको उस सदन का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन सरकार में मंत्री बनने के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं है। 6 महीने तक रह सकते बिना सदस्यता के भी मंत्री, और 6 महीने के अंदर आपको किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाए तो फिर क्या होगा, आपका मंत्री पद भी चला जाएगा। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करता दोस्तों, कभी भी तुरंत रिक्त नहीं करता। राष्ट्रपति का पद, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद, यह ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रहता, ये हमेशा इस पे कोई ना कोई रहता है। अब अभी देखो पुरानी लोकसभा थी, है ना, अभी तो लोकसभा का ही चुनाव और उसका गठन चल रहा है। पुरानी लोकसभा थी, ठीक है, तो पुरानी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, ओम बिरला जी थे। तो पुरानी लोकसभा तो विघटित हो गई थी, विघटित हुई तभी चुनाव हुआ। अब चुनाव जीत के सब लोग आ गए, है ना, चुनाव जीत के सब लोग आ गए। तो जब पहली बैठक हुई जीते हुए लोगों की, उस दिन भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? ओम बिरला ही रहेंगे पहली बैठक तक। मतलब अपना पद धारण करने से अगले बैठक, अगले नए विधानसभा लोकसभा की पहली बैठक तक पुराना अध्यक्ष ही पद पर रहता है, ठीक है। वो जब से पद धारण किया है, स्थायी अध्यक्ष बना है, तब से लेकर अगर नई लोकसभा विधानसभा बन के आती है, पुरानी वाली जिसका वो अध्यक्ष था, अध्यक्ष जिसका था पुरानी विधानसभा का, वो तो खत्म हो गई, है ना, तब भी वो आदमी जो नया अध्यक्ष रहेगा, कब तक? जब तक नया विधानसभा बन के ना आ जाए, ठीक है, जब तक नया विधानसभा ना बन के आ जाए।
वो तब तक अध्यक्ष रहेगा। अब जब नया विधानसभा बन के आएगा और उसका पहला बैठक होगा, तो जो पुराना अध्यक्ष है वो अपना पद किसको सौंपेगा? प्रोटेम स्पीकर बोलते जिसको, अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को सौंपेगा। फिर प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति राज्यपाल शपथ दिलाएगा, है ना। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर को। फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा। फिर क्या करेगा? जैसे ही स्थायी अध्यक्ष अपना पद धारण कर लिया, प्रोटेम स्पीकर पद से हट जाएगा। अब ये जो नया स्थायी अध्यक्ष बना, ये कब तक रहेगा? जब तक अगले सत्र में, अगले 5 साल के कार्यकाल में जब नए लोग चुन के आएंगे और विधानसभा की पहली बैठक होगी, तब तक पद में रहेगा। और फिर ये क्या करेगा? ये फिर अपना पद किसको दे देगा? प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर फिर चुनाव कराएगा नए का, फिर उसको पद दे देगा। सेम यही सीक्वेंस चलेगा। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमारे पुराने वीडियो पे अच्छी खासी चर्चा हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। तो कभी भी विधानसभा विघटन के बाद उसका अध्यक्ष तुरंत अपना पद नहीं छोड़ता दोस्तों। वो जो नया विधानसभा बन के आएगा ना, उसके पहली बैठक में जब तक प्रोटेम स्पीकर को पद ना सौंप दे, तब तक वो पद पर रहता है। तो इस पे ऑप्शन क्या होगा? केवल एक सही है। अभी आपके 18वीं विधानसभा के फिर से 18वीं लोकसभा के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ओम बिरला जी बन गए हैं। और इस बार प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब थे, है ना। भर्तृहरि महताब क्या किए? सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को, संसद के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या किए हैं? शपथ दिलाए हैं। और शपथ दिलाने के बाद क्या किए हैं? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाए हैं। स्थायी अध्यक्ष के चुनाव में फिर से कौन जीत गए? ओम बिरला जी जीत गए, ठीक है। तो ओम बिरला जी जीत गए, तो अभी वो दोबारा क्या बन गए हैं? वो दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं, है ना। एक ऐसे ही बलराम दास जाखड़ जी थे, जो 2 बार लोकसभा की अध्यक्षता की हैं। ये दूसरे आदमी हैं ओम बिरला, जो 2 लोकसभा के अध्यक्ष बने। 2 लोग हैं जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, बलराम दास जाखड़ और ओम बिरला जी, ठीक है। और इस बार के प्रोटेम स्पीकर का नाम है भर्तृहरि महताब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कब तक अध्यक्ष बना रहता है बताइए? अभी इस पे इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है ना। जब तक वो चाहता है ये तो होगा नहीं, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक ये तो होगा नहीं। नए अध्यक्ष को कौन चुनाव करवाता है जी? प्रोटेम स्पीकर करवाता है, पुराना अध्यक्ष नहीं करवाता। कब तक रहेगा? विधानसभा के विघटन के बाद गठित नई विधानसभा के पहली बैठक तक, ठीक है, पहली बैठक तक। फिर वो पहली बैठक में अपना पद किसको दे देगा? प्रोटेम स्पीकर को। इसमें ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे अभी डिस्कशन हुआ है ना। पहली बैठक तक पुराना आदमी ही रहता है। राज्य विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सेम राष्ट्रपति जैसे। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। देखिए दोस्तों, सत्र बुलाना, कॉल करना, आओ बैठक करो, ठीक है, और बैठक को पूरी तरह खत्म करना, हो गया पार्टी खत्म जाओ, ये 2 काम कौन करेगा? ये करेगा राज्यपाल। किसमें? विधानसभा में। और लोकसभा में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन बैठक को बीच में रोकना, जिसको बोलते हैं स्थगन, है ना, जिसको बोलते हैं स्थगन। स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, सत्र आवाहन मतलब बुलाना, और सत्रावसान, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बुलाना। और इसको क्या बोलेंगे? खत्म करना, खत्म करना। ये दोनों काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। बुलाना, सत्रावसान, है ना, और सत्र आहूत करना, सत्रावसान और सत्र आहूत करना, बैठक बुलाना और बैठक को पूरी तरह खत्म करना, ये काम करता है आपका राज्यपाल विधानसभा के संबंध में। लेकिन बैठक को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीच में रोकना, जिसको बोलते हैं स्थगन। क्या? स्थगन। इसको क्या बोलते हैं? रोकना। ये कौन करता है? ये करता है अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये हमेशा पूछता है सत्र आवाहन, बैठक बुलाना,
सत्र अवसान, बैठक को खत्म करना, ये दोनों काम विधानसभा में राज्यपाल करता है। और स्थगन मतलब बीच में स्टे लेना, ये कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदनों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, पहली बात तो सही है, ठीक है। राज्यों के विधानसभा में राज्यपाल जब भी नया सरकार चुनाव जीत के आएगा, है ना, जब भी नया सरकार चुनाव जीत के आएगा तो क्या करेगा? दोनों सदनों की, अगर दो सदन है तो दोनों सदनों की, एक सदन है तो एक सदन को बैठा के क्या करेगा? राज्यपाल भाषण देगा, जिसको बोलते हैं राज्यपाल का अभिभाषण, है ना। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन, मतलब राज्यपाल अपना अभिभाषण देगा। कब? पहला कब देता है? देखिए, दो कंडीशन है जब राज्यपाल अभिभाषण देता है। पहला, जब नया चुनाव जीत के नई सरकार आई हो तब राज्यपाल अपना अभिभाषण देगा। और दूसरा, हर साल के सबसे पहले सत्र में, हर साल के सबसे पहले सत्र में राज्यपाल अपना अभिभाषण देगा। अभी जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, मान लो अभी अपन लोकसभा छोड़ते हैं, मान लो अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए और जब विष्णुदेव साय, पहले भूपेश बघेल सरकार थी, अब विष्णुदेव साय सरकार है, तो जब विष्णुदेव साय सरकार सदन में पहली बार आई होगी तो उस दिन राज्यपाल क्या किया होगा? अभिभाषण दिया होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव जीत के नया सरकार आया, ठीक है ना, निर्वाचन के पहली बैठक पर नया सरकार आ गया। दूसरा कब देगा? हर साल। कब? हर साल प्रथम सत्र में, हर साल प्रथम सत्र में। अब ये तो इस साल का हो गया 2024 का। 2025 में जब पहली बैठक कोई भी होगी, 2025 में जब नए साल में पहली बैठक कोई भी होगी तो उसमें भी राज्यपाल क्या करेगा? अभिभाषण देगा, ठीक है। तो राज्यपाल दो बार अभिभाषण देता है, एक तो जब नया सरकार बन के आता है चुनाव जीत के पहली बैठक में तब, और दूसरा हर साल के पहले सत्र में पहली बैठक होगी तब राज्यपाल अपना अभिभाषण देगा। पहला सही है। दूसरा भी सही है दोस्तों, अगर मान लो किसी विषय में काम करने के लिए विधानसभा में कोई नियम नहीं है या कोई नियम सही नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो उस समय विधानसभा किसके नियम को फॉलो करती है? लोकसभा में बने नियम को। यह चीज याद रखिए दोस्तों, अगर विधानसभा के पास काम करने के लिए कोई नियम नहीं है, किसी मैटर पे कोई नियम नहीं है जिसपे निर्णय ले सके, काम कर सके, तो वो फिर किसका पालन करेगी? लोकसभा के नियम का पालन करेगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। राज्यपाल विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़ पूर्ति क्या है? राज्य विधानमंडल की। आपको पता है अनुच्छेद 100 के अनुसार कोरम चाहे कहीं भी हो, है ना, चाहे संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, दोनों जगह कोरम कितना है जी? दोनों जगह कोरम है 1/10, है ना। कुल सदस्य का 1/10 हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोरम के बारे में तो आपको बता चुके हैं। कोरम मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। इतने लोग होने ही चाहिए तभी बैठक चालू होगी, है ना। 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो आपको पता है दोस्तों, ठीक। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, या तो 10 सदस्य
या तो 10 सदस्य होने चाहिए या कुल सदस्य संख्या का कितना 1/10। कुल सदस्य संख्या का कितना 1/10। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, विधानसभा के लिए, किसके लिए, विधानसभा के लिए कोरम, है ना, विधानसभा के लिए कोरम, विधानसभा के लिए कोरम, कोरम मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। विधानसभा के लिए कोरम न्यूनतम कितने होने चाहिए, न्यूनतम 10, है ना, या फिर कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/10, है ना। तो अब देखो, वैसे तो कोरम आपको, अगर आप लोकसभा पढ़ोगे तो कोरम लिखा रहेगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। कितना, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए कोरम लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में यह नियम है, विधानसभा में भी यही नियम है कि कोरम कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। लेकिन ये संख्या 10 से कम नहीं होगी, है ना। अब मान लो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, तो इसका 1/10 कितना होगा जी, इसका 1/10 होगा 9 लोग, 1/10 होगा 9 लोग। तो क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा का कोरम 9 लोग होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या 10 से कम है। तो छत्तीसगढ़ के लिए कोरम कितना होगा, मिनिमम 10 लोग, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक, या तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगर वो 1/10 10 से कम है तो नहीं मान्य होगा, फिर सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस लाइन को पढ़िए, कोरम कितना है, 10 सदस्य होना चाहिए या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। और इन दोनों में जो भी अधिक होगा उसको लेंगे, इन दोनों में जो भी अधिक होगा उसको लेंगे। अगर अपन कुल सदस्य संख्या का 1/10 निकालते हैं तो यहां छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 9 आता है, पर 9 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि मिनिमम संख्या ही क्या है, 10, तो अपने को 10 लेना पड़ेगा। अब मान लो, ठीक है, 120 है विधानसभा संख्या, है ना। अब इसका निकालोगे तो कितना होगा, 1/10 मतलब 12। तो यहां कोरम कितना होगा, 12। 12 इसलिए होगा क्योंकि ये 10 से ज्यादा है। तो कोरम क्या होगा, या तो 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, दोनों में जो भी अधिक होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। राज्य की विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है भाई, बताइए, है ना। भारत के राष्ट्रपति के में लेती है, भारत के उपराष्ट्रपति के में नहीं लेती है, राज्यसभा सदस्य के में लेती है, राज्य विधान परिषद के में भी लेती है, ठीक है। 1 3 4, कौन सा, ऑप्शन बी, 1 3 4, है ना। ठीक है, देखिए आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये आपको पता है, राष्ट्रपति के चुनाव में अपन पढ़े हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के लोग भाग नहीं लेते, इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, है ना। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन लेता है, हमारे राज्य के विधानमंडल, राज्य के लोग, विधानसभा के लोग ही चुन के भेजते हैं। किसको, राज्यसभा के चुनाव सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों में हम लोग वोट नहीं डालते, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कौन वोट डालता है, हमारे विधानसभा में जिनको हम लोग चुने हुए हैं, तो विधानसभा वाले इसके भी चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्य विधानमंडल, आपको पता है कि राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा करती है। कौन करता है, विधानसभा करती है, ठीक है। तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा वाले लोग डालते हैं, है ना। राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के लोग वोट डालते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में विधानसभा के लोग वोट डालते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन
बी, अपन विधान परिषद के कौन कितना चुनता है ये पढ़े हैं लास्ट क्लास में, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। राज्य में आकस्मिक, जैसे केंद्र में आकस्मिक निधि होता है ना, 3 टाइप का निधि होता है। संचित निधि, संचित निधि में क्या करते हैं, सरकार को जो भी पैसा प्राप्त होता है उसको वो रखती है। आकस्मिक निधि में क्या करती सरकार, मतलब विपरीत परिस्थिति में पैसा खर्चा करने के लिए एक फंड बनाती है, आकस्मिक निधि वो रखती है। और एक होता है लोक लेखा निधि, जिसमें लोगों के जमा पूंजी जमा होती है, लोक लेखा निधि, है ना। तो भैया आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि कैसे होती है बताइए। ठीक है, आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए बोल रहा है। आकस्मिक निधि कौन बनाएगा, ठीक, कोई राज्य में आकस्मिक निधि की स्थापना उस राज्य का विधानमंडल करता है। विधानमंडल नियम पारित करेगा कि हम लोग अपने राज्य में एक आकस्मिक निधि रखेंगे, है ना। विधानमंडल क्या करेगा, एक कानून बनाएगा कि हम लोग अपने राज्य में एक आकस्मिक निधि रखेंगे और उस आकस्मिक निधि में फंड कितना रहेगा, 500 करोड़ रहेगा। मान लो लोग बोले 500 करोड़ रखेंगे। फंड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य विधानमंडल की, क्योंकि राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल क्या करेगा, कानून बना के एक फंड बनाएगा जिसको वो आकस्मिक निधि का नाम दे सकता है। ठीक है, अब इस आकस्मिक निधि को वो किसको सौंप देगा कि ये आकस्मिक निधि को आप चलाओ। उसको चलाने के लिए वो किसको सौंप देता है, उसको चलाने के लिए वो राज्यपाल को सौंप देता है। जैसे केंद्र की आकस्मिक निधि को कौन चलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त आदमी चलाता है। वैसे राज्य की आकस्मिक निधि को कौन चलाएगा, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त आदमी चलाएगा। लेकिन इनको कानून के द्वारा बनाएगा कौन, इनको कानून के द्वारा राज्य में राज्य का विधानमंडल बनाएगा और केंद्र में संसद बनाएगी। तो यहां बनाने की बात कर रहा है। अगर यह बोलता कि आकस्मिक निधि को हैंडल कौन करता है, चलाता कौन है, तब यहां लेते राज्यपाल। चलिए अगला देखते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद कितने माह तक रोक कर रख सकता है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, आपको यह पता है कि संसद में कानून कैसे बनता है, केंद्र में, है ना। कोई भी विधेयक या तो पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में, फिर वहां से प्राप्त पास होके दूसरे सदन, मान लो कोई विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, वहां से पास होके राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होके राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, कानून बन जाएगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, फिर कोई विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, सामान्य विधेयक, मान लो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भेज दिए, राज्यसभा 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसको पास नहीं कर रहा है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुला देता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। फिर संयुक्त बैठक में क्या करते हैं, साधारण बहुमत से पास कर देते हैं। अगर पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, और विधेयक पास, अगर पास कर दिए तो पास माना जाएगा, नहीं किए तो नहीं माना जाएगा। मतलब केंद्र में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर पूरी कहानी समझिए, अगर सभी राज्य में तो 2 है नहीं, सभी राज्य में तो 2 सदन है नहीं, भारत के केवल 6 राज्यों में ही 2 सदन है। कौन कौन से 6 राज्यों में 2 सदन है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहीं पे केवल 2 सदन है। ठीक है, यहीं पे केवल 2 सदन है, बाकी जगह तो है नहीं।
तो मान लो जहां पे दो सदन है वहां पे, जहां पे दो सदन है वहां पे अगर कोई विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और उसको विधान परिषद में भेज दिए, कोई विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और उसको विधान परिषद में भेज दिए, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद, कोई विधेयक विधानसभा में पास होके, विधानसभा में पास होके कहां चले गया, विधान परिषद में चले गया, कहां चले गया, विधान परिषद में, और विधान परिषद उसको पास नहीं कर रही है, उसको कार्रवाई नहीं कर रही है, तो विधान परिषद में वो कितने माह तक रुके रहेगा, 3 माह तक अधिकतम रुके रहेगा, 3 माह तक अधिकतम रुके रहेगा। कोई विधेयक विधानसभा में पास होके विधान परिषद जाता है तो विधान परिषद वाले उसको कितने माह तक, 3 माह तक रोक के रख सकते हैं। 3 माह बाद विधानसभा उसको क्या करेगी, पुनः पास करेगी। 3 माह बाद, अब क्योंकि वो 3 माह वहां पड़ा रह गया था तो वो वापस कहां जाएगा, विधानसभा में भेज, विधानसभा उसको क्या करेगी, पुनः पास करेगी, है ना। 3 माह बाद, 3 माह बाद विधानसभा उस विधेयक को पुनः पास करेगी, पुनः पास करेगी, ठीक है, और फिर कहां भेजेगी, फिर भेजेगी विधान परिषद। अब विधानसभा इसको, विधान परिषद इसको कितना, 1 माह तक और रोक सकता है। अगर 1 माह में अपनी स्वीकृति नहीं दी, 1 माह तक और रोक दिया, तब क्या करेगा, अब यहां पे विधानसभा क्या करेगा, इसको पास समझेगा, क्या करेगा, पास समझेगा, ठीक है, पास समझेगा और इसका रोल खत्म, है ना। देख लीजिए दोस्तों, विधानसभा में कोई विधेयक पास हो गया और उसको कहां भेज दिए, विधान परिषद भेज दिए, विधान परिषद वाले उस विधेयक को पास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अधिकतम विधान परिषद में कितने माह तक पड़े रहेगा, 3 माह तक पड़े रहेगा। विधानसभा से पास हुआ, 3 माह कहां पड़ा रहा, विधान परिषद में। अब 3 माह पड़े होने के बाद जैसे ही 3 माह बीतेगा तो विधानसभा वाले वही पुराने विधेयक को या तो संशोधन के साथ या वैसे ही फिर पास करेंगे। वही पुराने विधेयक को 3 माह पड़े रहने के बाद या तो संशोधन या फिर वैसे ही फिर पास करेंगे और फिर कहां भेज देंगे, फिर विधान परिषद में भेज देंगे। अब विधान परिषद वाला फिर उसको रोक दिया तो अधिकतम कितने माह तक रोकेगा, अभी फिर 1 माह तक और रोक दिया दोबारा पास होने के बाद। अब जैसे ही 1 माह खत्म होगा तो विधानसभा वाले वो जो विधेयक पड़ा हुआ था विधान परिषद में उसको क्या समझेंगे, उसको समझेंगे कि विधान परिषद पास कर दी है और उसको कहां भेज देंगे, उसको भेज देंगे राज्यपाल के पास, है ना। तो अधिकतम कोई विधेयक को, ठीक है, अधिकतम कोई विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकता है, 4 माह तक, और एक बार में पहले 3 माह रोकता है, फिर 1 माह बाद में पुनः पास होने के बाद, ठीक है। सामान्य विधेयक को, धन विधेयक में तो कोई अधिकार है ही नहीं, धन विधेयक में तो अगर धन विधेयक में अगर पास कर दिए तो ठीक है और नहीं पास किए तो 14 दिन में पास समझते हम तो, है ना। धन विधेयक पढ़े ना 110 कि अगर धन विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाता है तो केवल विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है, अगर 14 दिन में पास नहीं की तो पास समझ लेंगे। जो बाकी विधेयक में भी राज्यों में ऐसे ही कुछ होता है, पहले विधेयक पास होकर जाएगा तो 3 महीने तक विधान परिषद रोक सकती है, फिर पुनः पास के बाद करके भेजेंगे तो 1 माह तक रोक सकती है और उसके बाद 1 माह बाद पास समझा जाएगा, ठीक है, सामान्य विधेयक के लिए। तो जब विधानसभा खुद विधेयक को पास समझ लेती है, इसीलिए राज्यों में संयुक्त बैठक नहीं होता। संयुक्त बैठक कहां होता है, केवल संसद में। विधान परिषद विधानमंडल में संयुक्त बैठक नहीं होता, क्योंकि 4 महीने बाद तो हम विधेयक को पास समझेंगे ही, तो संयुक्त बैठक करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, अब इतना डिस्कशन हो गया तो ऑप्शन बता दो, है ना। विधेयक को कितने माह पड़ा रह सकता है, 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं। कितने माह तक रोक सकते हैं, पहले बार 3 माह तक, फिर पुनः पास करके भेजेंगे तो कितने माह तक रोकेंगे, 1 माह तक। उसके बाद क्या समझा जाएगा, उसके बाद समझा जाएगा पास, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है ना, ये सब थोड़ा आप जब डीप पढ़ोगे ना तभी ये सब चीजें समझ में आएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक को तो केवल 14 दिन रोक सकते हैं, साधारण विधेयक को
है ना, कितनी अवधि तक रोक सकता है, देखो कितनी अवधि तक रोक सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक को 4 माह तक, यहां कुल अवधि पूछ रहा है ना, कुल अवधि, कुल कुल कितना, 4 माह, है ना। फर्स्ट बार में पास करेंगे तो कितने माह तक रोकेगा, 3, फिर पुनः पास करके भेजेंगे तो फिर 1 माह रोकेगा, और उसके बाद 3 और 1 4 हो गया, 4 माह बाद क्या करेंगे, सीधा अपन पास समझ लेंगे। तो कितने माह तक रोक सकता है अधिकतम, 4 माह तक। राज्य में धन विधेयक, मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको पता है धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होगा, है ना, धन विधेयक केवल विधानसभा में, और केंद्र में केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अध्यक्ष, इसका निर्णय कौन करता है, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि बजट विधानसभा में पेश होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा, पेश होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा, पीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए कई लोग बोलते हैं पूरा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगा, दुनियादारी, अपने को उतना आगे नहीं जाना है। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूं, उसके बाद अपन इस पे डिस्कस करेंगे। अगर बजट विधानसभा में पेश होने के पूर्व लीक हो जाए, खुल जाए, तो क्या होगा, वित्त मंत्री त्याग पत्र देगा। क्या होगा, वित्त मंत्री त्याग पत्र देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बजट किसकी गलती से खुला है जी, वित्त मंत्री की गलती से खुला है, सरकार की गलती से नहीं खुला है। अब वित्त मंत्री बजट बनवाया, बजट को घर में रखा है कि कल सुबह हम बजट को पेश करेंगे, कहां पे, विधानसभा में, और बजट रात को लीक हो गया, लोगों को पता चल गया, खुल गया, तो इसमें सरकार की गलती है क्या, नहीं है। वित्त मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लिया था, है ना, कार्य निर्वहन की शपथ लिया था, पद और गोपनीयता की लिया था, मतलब वो पद और गोपनीयता तो नहीं बरत सका, गोपनीयता नहीं बरत सका, इसीलिए क्या हुआ, बजट खुल गया, लीक हो गया, तो वो अपने शपथ को तोड़ा है। तो यहां पे कौन त्याग पत्र देगा, वित्त मंत्री देगा। ठीक है, अब मान लो बजट वित्त मंत्री पेश किया, कहां, विधानसभा में, बजट वित्त मंत्री पेश किया विधानसभा में, तो बजट पास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुमत किसके पास है, सरकार के पास है, तो बजट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब बजट पास हुआ नहीं, अब बजट पास नहीं हुआ, मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, बहुमत किसके पास चले गया, विपक्ष के पास। तब अगर बजट पास नहीं होगा तब क्या करेगा, पूरा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा, पूरा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा, और सरकार गिर जाएगी, है ना। सरकार ऐसे ही नहीं चलती भैया, कोई भी विधेयक, कोई भी कानून लाने से पहले सरकार सोचती है हमको इस पे बहुमत मिलेगा या नहीं। मान लो कोई विधेयक हम प्रस्तुत किए हैं कानून बनाने के लिए, और उस पर मतदान होना है, और मतदान में विधेयक पास नहीं हुआ, है ना, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या चलता है भाई, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सरकार समूह में चलती है, तो सरकार का, है ना, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य सरकार में सरकार सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल। अब भैया यहां बजट लीक हुआ है तो वो व्यक्तिगत गलती है, इसीलिए वित्त मंत्री त्याग पत्र देगा। अगर बजट को विधानसभा में पेश कर दिए तो पूरे समूह का, पूरे बहुमत दल का, जिनकी सरकार चल रही है, उनका क्या है, उनका फर्ज है कि इसको पास कराओ, उसका फर्ज है ना कि ये बजट पास होना चाहिए। पास कब होगा, जब तुम्हारे पास बहुमत होगा, है ना। अब तुम्हारे पास बहुमत नहीं है इसलिए बजट पास नहीं हुआ, बजट बहुमत किसके पास चल गया, विपक्ष के पास। और हमारे यहां कोई सरकार कब तक टिक सकती है, जब तक बहुमत हो। अब बहुमत तो तुम्हारे पास है नहीं, तो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्या होता है, बहुमत पे सरकार चलती है। ठीक है, तो अगर किसी मंत्री की पर्सनल गलती होती है तो वो त्याग पत्र देगा, अगर सामूहिक रूप से गलती करते हैं तो पूरी सरकार त्याग पत्र देगी। यहां बजट खुल गया तो ये किसकी गलती है, वित्त मंत्री की, इसीलिए वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा।
राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ठीक है, आपको पता है कि धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है जी? है धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और राज्य में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन रोक के रख सकते हैं? 14 दिन रोक के रख सकते हैं, ठीक है। तो यह है धन विधेयक की पूरी कहानी, पहले पढ़ चुके हैं। तो जो काम वहां केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही काम राज्यों में राज्यपाल करता है। तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा? राज्यपाल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? किसको नियुक्त करते हैं? बहुमत दल के नेता को, ठीक है। तो बहुमत दल का नेता कौन बनता है? मुख्यमंत्री। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 164 के अनुसार। कि राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और किसको करता है? बहुमत दल के नेता को, ठीक है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। सेम टू सेम केंद्र सरकार जैसे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, ठीक है। यहां तक हो गया? चलिए आगे देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह पर करते हैं, यह भी सही है। इसमें क्या गलत है जी? बताइए क्या गलत है? ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के अनुसार बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पर किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 है ना। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों को, समस्त बोल दिया दोस्तों, समस्त कृत्यों को नहीं, राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन भी शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवाना और भी बहुत से काम है जो राज्यपाल अपने विवेक से करता है। इसमें यह बोला जा रहा है कि राज्यपाल सभी काम मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, तो ऐसा नहीं है, तो यह गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्यपाल सभी काम मुख्यमंत्री की सलाह से नहीं करता। ठीक है, तो राज्यपाल अपने मन से भी बहुत काम करता है जी, सभी काम मुख्यमंत्री की सलाह से नहीं करता। तो ऑप्शन सी गलत होगा। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है जी? न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। और अपने छत्तीसगढ़ में रहते हैं 13 मंत्री। ठीक है, ठीक, न्यूनतम संख्या 12 और अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या कितना? विधानसभा का 15%, है ना। कौन सा?
91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है जी? 2003। ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन, है ना, 91 संविधान संशोधन द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या, है ना, केंद्र में लोकसभा का 15%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, और राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। पर किसी भी दशा में राज्यों में यह संख्या मुख्यमंत्री सहित 12% से कम भी नहीं होगी। अधिकतम कितना रख सकते हो आप? विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% रख सकते हो। लेकिन अगर 15% 12 से कम आ रहा है तो फिर कितना रखना है? 12। इसको बोल सकते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 12, और अधिकतम संख्या क्या होगी? आपका विधानसभा की 15%। ठीक है, दोनों में जो भी ज्यादा हो उसी को लेंगे। ठीक, अगर मान लो 15% निकालते हो विधानसभा की सदस्य संख्या का, है ना, अब जैसे गोवा में 40 सीट है, गोवा में 40 सीट है विधानसभा का, इसका 15% निकालोगे तो कितना आएगा जी? 10%, 4, 5%, 6। तो क्या 6 लोगों को मंत्री बनाओगे? नहीं, तब वहां मिनिमम 12 लोगों को बनाएंगे। अब मान लो वहां कहां, उत्तर प्रदेश में 403 है, तब वहां क्या केवल 12 लोगों को बनाओगे? नहीं, वहां क्या निकालेंगे? 15% निकालेंगे, है ना। तो यहां कितना हो जाएगा? 10% कितना हो जाएगा? 40। 10% हो जाएगा 40, 5% 20, तो वहां 60 आदमी मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, कितने? 60। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बिना विधानसभा का सदस्य रहे कोई मंत्री पद पर कितने समय तक? 6 माह तक। ये तो घिसा पीटा सवाल है। 6 माह तक रह सकता है। 6 माह में क्या करना पड़ेगा? उसको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर उसको विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनना है तो उसको सदन का सदस्य होगा तभी बन पाएगा, उसमें 6 माह वाला नियम नहीं चलेगा। ये पढ़ चुके हैं अभी। चलिए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? राज्य विधानसभा करती है। राज्य विधानसभा वेतन वृद्धि का विधेयक लाती है ना, और उसको पास कर देते हैं। क्यों? वेतन बढ़ रहा है तो कोई अपोज ही नहीं करता, पास कर देते हैं, वेतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार में वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद करती है, राज्य सरकार में कौन करता है? विधान सभा करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सभी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो बिल्कुल एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है। होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री का क्या क्या काम है, मुख्यमंत्री के दायित्व कौन से अनुच्छेद में है? ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जी? कौन सा? अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167। देखिए, अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है? मुख्यमंत्री पूरा मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है। मुख्यमंत्री पूरा मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है। राज्यपाल जो भी बोलेगा
मुख्यमंत्री क्या करेगा, मंत्रिपरिषद को बताएगा, और मंत्रिपरिषद के संबंध में जो भी जानकारी चाहिए मुख्यमंत्री कहां ले जाके देगा, राज्यपाल को देगा। इनके संबंध में इनको बताएगा और इनके संबंध में इनको बताएगा। ठीक है, यही मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य है कि सरकार क्या कर रही है इसके संबंध में राज्यपाल को बताना और राज्यपाल के निर्देशों को सरकार तक पहुंचाना। यह बात कही गई है अनुच्छेद 167 में। ठीक है, चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई जी, बताइए, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, आपकी हुई सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश में हुई थी। राज्यपाल कौन थी, कौन थी, सरोजनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल। कहां की, उत्तर प्रदेश की। और मुख्यमंत्री कौन थी, पहली उत्तर प्रदेश की, कौन, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री। दोनों उत्तर प्रदेश में हुई है ना। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, कहां की थी, उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी कहां हुई, उत्तर प्रदेश की, कौन, सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, बताइए भाई। ठीक है, देखिए, राज्य में मुख्य सचिव बहुत इंपॉर्टेंट पद है ना, मुख्य सचिव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। ठीक है, ये मेन आदमी है पूरे प्रशासन का। मुख्य सचिव को अपन, मुख्य सचिव क्या काम करता है, मुख्य सचिव पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठता है, बैठक करता है, सरकार को सलाह देता है, पूरा कामकाज देखता है। मुख्य सचिव बहुत मेन आदमी है। जैसे केंद्र में कैबिनेट सचिव होता है ना, मतलब जो कैबिनेट के साथ बैठ के बैठक करता है, दिन में 4 बार प्रधानमंत्री से मिलता है, प्रधानमंत्री बताता है ये सही है ये गलत है। अधिकतर कलेक्टर लोग, ऐसे कलेक्टर जिनका अनुभव अच्छा है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं और जो सबसे सीनियर है, उन्हीं को क्या बनाया जाता है, मुख्य सचिव बनाया जाता है या कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्य में राज्यपाल करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये सही है। पर मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता जी, ये अनुभव के द्वारा आते हैं कि भैया जो आदमी सबसे सीनियर है, सबसे अच्छा काम कर रहा है, बिना कोई कंट्रोवर्सी के है, तो वो आदमी कोई लोग बैठाते हैं मुख्य सचिव के पद पर। और मुख्य सचिव सबसे बड़ा, गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा पद है राज्य में मुख्य सचिव और केंद्र में कैबिनेट सचिव। मतलब ये मान लो पूरे सरकारी आदमी तुम्हारे नीचे हैं, अगर तुम कैबिनेट सचिव हो या राज्य में मुख्य सचिव हो। पूरे कलेक्टर एसपी का ये नेता है मुख्य सचिव। ठीक है, और ये सरकार में मंत्रिमंडल के साथ बैठ के डिस्कशन करता है, ये काम करना है काम नहीं करना है, मतलब पूरा उसको हर चीज पता रहता है सरकार का। तो मुख्य सचिव बहुत ही कैपेबल आदमी को बनाया जाता है, ये बनाता है राज्य में राज्यपाल। ठीक है, राज्य में राज्यपाल बनाता है, पर इसका कार्यकाल नियत नहीं रहता, इसको हटा भी देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, है ना, केवल एक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको इस डिस्कशन समझ में आया होगा। हमारा राज्य का विधानमंडल भी पूरा खत्म हो गया, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ये भी खत्म हो गया। ऑलमोस्ट हम अपनी संपूर्णता की ओर हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होंगी आने वाले एग्जाम में, तो हमेशा इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे आपको नोट्स, आपको वीडियो मिलते रहें जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित हो। मैं बार बार तो बोलता हूं दोस्तों, यकीन मानिए हम साथ मिलकर जरूर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।